Good evening, students. In this video lecture, we'll try to revise the portion which we have studied in last two sessions. पिछले दो सेशन में हमने जो कुछ भी स्टडी की है, किसी लोगों का मिस हो गया होगा, किसी ने बीच में से ज्वाइन किया होगा, किसी को आवाज़ नहीं आई होंगी, तो इन सब के लिए हम एक वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं जिससे आपको ये रिवाइज हो जाए करने में आसानी हो जाएगी कि पिछले दो सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है. ओके, वी आर स्टार्टेड विद द साइंस 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड उसमें का जो पहला चैप्टर है उसमें से हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स ये टॉपिक चालू किया था. सो इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स इज रिलेटेड विथ 10th स्टैंडर्ड. हमको 10th स्टैंडर्ड में जितने जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पे देखेंगे. सो जेनेटिक्स क्या है ये जानने के लिए पहले हमने दो डेफिनेशंस को लर्न किया था. वन, वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर of characters from parents to offsprings. हेरिडिटी वो मैकेनिज्म है जिसके वजह से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास. किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं? तो हम कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैरेक्टर्स क्या है. कैरेक्टर्स आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे हमारे बाल किस तरीके के हैं, कर्ली है या स्ट्रेट है, हमारी आंखें बड़ी है या छोटी है, आँखों का कलर कौन सा है, ब्राउन है, ग्रीन है या ब्लैक है, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स में आती है. कैरेक्टर्स वो फीचर्स है जो हमको नेकेड आई से दिखते हैं. सो ये कैरेक्टर पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस और जो हुआ ट्रांसमिट उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. तो फिर सवाल उठता है कि भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास इंफॉर्मेशन गई तो फिर कैसे गई, कौन लेके गया इंफॉर्मेशन. तो कौन लेके गया तो हमको ये बाद में पता चला था कि गमिट्स लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब गमिट्स हमारे पास दो तरीके के हैं. अगर एनिमल्स की बात करें तो जो भी मेल एनिमल होगा दैट विल प्रोड्यूस अ गमिट विच इज कॉल्ड एज स्पर्म, और फीमेल एनिमल हमेशा प्रोड्यूस करेगा एग. इन दोनों चीज़ों का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनेगा जाइगोट. सो व्हेन दीज टू सेल्स विल फर्टिलाइज दे विल फॉर्म द फर्स्ट सेल विच इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. जो भी नेक्स्ट जनरेशन है ऑफस्प्रिंग, हमने ऑफस्प्रिंग की भी डेफिनेशन देखी थी. ऑफस्प्रिंग की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग, व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज क्लोन. क्लियर? ओके. सो जाइगोट वो पहला सेल है जिससे फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग बन जाएगा. सो अब और एक सवाल उठता है कि कौन गमिट में वो कौन सी चीज़ है गमिट में जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके गई. सो उसका आंसर हमने देखा था जीन्स. गमिट के अंदर जीन्स है. सो हमने बोला था कि जीन्स इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. फिजिकली कौन लेके जाएगा? तो जीन्स लेके जाएगा. लेकिन फिर हमने सवाल पूछा कि जीन्स क्या है. सो हमको जवाब मिला कि जीन्स इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए.
ये डीएनए क्या होता है ये हम नेक्स्ट इसमें सीखने वाले हैं। लेकिन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन्स। सो हमने बोला कि डीएनए इज अ केमिकल बेसिस ऑफ ट्रांसफर। डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फिजिकली इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग? आंसर इज जीन। लेकिन फिर जीन क्या है? तो जीन तो डीएनए है। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक एसिड है जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। सो इसीलिए हमने बोला कि द केमिकल बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज डीएनए। आर यू क्लियर फॉर दिस थिंग? नेक्स्ट हमने दूसरी चीज बोली कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बने वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग सिमिलर नहीं है। एक ही पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग्स वो दिखने में एक जैसे नहीं है, या तो फिर जो ऑफस्प्रिंग है वो भी टोटली पेरेंट के जैसे नहीं दिखते। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये जो डिफरेंसेस है इनको क्या बोला जाए? हर एक का आंखों का कलर अलग है, हर एक की हाइट अलग है, हर एक के बालों का स्ट्रक्चर अलग है, हर कोई दिखने में एक जैसा तो है नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस को हमने बोला वेरिएशन। सो हमने दूसरी डेफिनेशन देखी थी, ये वाली पहली डेफिनेशन, और ये वाली दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी वेरिएशन। सो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी हम और वेरिएशन को कैसा डिफाइन कर सकते हैं कि अ डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट। एक ही पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग एक जैसे नहीं है। एंड द डिफरेंसेस अमंग्स इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं दिखते। उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। डू रिमेंबर वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन करना है तो हमें वेरिएशन चाहिए। विदाउट वेरिएशन इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर सारे लोग सरीके दिखना चालू हो जाएंगे तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? नो वन इज बेटर देन अदर। तो हम किसको चूज करेंगे? नेचर किसको चूज करेगा? चूज करने के लिए कोई तो भी कम चाहिए और कोई तो भी ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा वाले को हमेशा नेचर प्रेफर करेगा, कम वाले को नेचर हमेशा डिस्कार्ड करेगा। सो वो डिफरेंसेस चाहिए। अगर डिफरेंसेस नहीं हुए, वेरिएशन नहीं हुए, तो इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सो रिमेंबर वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। हम ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी थी? बिकॉज as we are dealing with genetics, a branch of biology which deals with heredity and variation is called as genetics. So what is genetics? Genetics is a branch of biology which deals with study of two particular thing. One is heredity and variation. Variation और हेरिडिटी की स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की ब्रांच शुरू किसने की, कब से शुरू हुई ये ब्रांच, ये देखने के लिए हमने देखा था हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स। सो इन हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स सो हमने कहा कि इन हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स इज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ मेंडल। वी आर टेकिंग द इवेंट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ मेंडल। सो इन द ईयर 1822
precisely 22nd July 1822. This is the date when Mendel, that is father of genetics, is born. Okay, Mendel is considered as father of genetics, and a father of modern genetics is Bateson. So genetics father of modern genetics is Bateson. Is very popular scientist. Mendel and Bateson, they are very popular. इनके ही contribution के कारण पूरी की पूरी genetics field निर्माण हुई. Okay, we'll speak about Bateson in some time. So 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था. मेंडल बहुत ही पुअर फैमिली में जन्मा था. 2 सिस्टर्स थी. फादर वॉज अ फार्मर, और घर पे खाने की भी इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. द बैकग्राउंड वॉज वेरी पुअर. सो मेंडल के घर वालों ने क्या किया कि मेंडल को एक मॉन्टेसरी में मॉन्क करके एडमिट कर दिया. मॉन्क बोले तो भिक्षुक, या तो फिर फादर, या तो फिर प्रीस्ट. एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे उन लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. उस टाइप की चीज़ को हम मॉन्टेसरी बोलते हैं. अब मॉन्टेसरी में दाखिल होने के कारण मेंडल को ये फ़ायदा हो गया कि उसकी खाने पीने का भी इंतज़ाम हो गया, और उसको स्टडी में मेंडल अच्छा था तो वो स्टडी भी करने लगा. वो जो मॉन्टेसरी थी वो थी ऑगस्टेरियन मॉन्टेसरी ऑफ बून. इस ऑगस्टेरियन मॉन्टेसरी ऑफ बून से लेके तो वियना में मेंडल ने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की. मेंडल ने जो हायर स्टडीज़ कंप्लीट की वो नेचुरल साइंस में की, और फिर हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उसी ऑगस्टेरियन मॉन्टेसरी ऑफ बून में मेंडल टीचर का काम करने लगे. मेंडल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे उस वक्त, बिकॉज ही वॉज नॉट अ रिनॉन्ड साइंटिस्ट एट दैट टाइम. उसको साइंटिस्ट का दर्जा नहीं मिला था. फिर भी मेंडल वॉज वेरी वेरी लकी, एंड मेंडल वॉज वेरी मेटिकुलस इन इट्स मेथडोलॉजी. क्योंकि मेंडल ने जो कुछ भी डिस्कवर किया वो उसने तब डिस्कवर किया जब ना उसको सेल डिवीजन के बारे में पता था, ना मियोसिस के बारे में पता था, ना माइटोसिस के बारे में पता था, माइक्रोस्कोप भी तब नहीं था. फिर भी विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में हमको बोला. मेंडल वो पहला इंसान था जिसने हमको बताया कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ तो भी ट्रांसफ़र होता है. इस कुछ तो भी को मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर, बिकॉज एट दैट टाइम मेंडल वॉज नॉट नोइंग कि वो क्या है, इसीलिए उसने उस चीज़ को नाम दिया था फैक्टर्स. लेकिन वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, तो मेंडल ने अपने जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट चालू किए थे, द ईयर वॉज 1856. 1856 में मेंडल हैज स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. और इसने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो यूज किया था वो था पाइसम सटाइवम. पाइसम सटाइवम मीन्स गार्डन पी. ओके, सो ये था इसका हाइब्रिडाइजेशन का मटेरियल, एंड ही कंटिन्यूड द एक्सपेरिमेंट अप टिल द ईयर 1863. So almost he performed the experiment for 7 years, and that will included 7 characters. 7 characters के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने, और 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे. Then he have finished the experiments in 1863. And then he presented a paper in 1865. जो कुछ भी उसने किया था उसका उसने पेपर प्रेजेंटेशन किया. पेपर प्रेजेंटेशन हुआ था इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बून. इसमें पेपर प्रेजेंटेशन किया था. उसके बाद इन 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बून, इसकी एक एनुअल मैगजीन निकलती थी.
उस मैगजीन में ये पेपर पब्लिश हुआ और पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम के ऊपर पेपर पब्लिश हुआ। लेकिन वो जो मैगजीन थी वो इतनी फेमस मैगजीन नहीं थी और उसका रीच भी बहुत कम लोगों के पास था। इसलिए मेंडल ने जो कुछ भी जेनेटिक्स फील्ड में अचीवमेंट हासिल की थी वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंची। ये वही सेम पीरियड है 1866 जब एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनकी किताब आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए ये बताने के लिए कि ह्यूमंस जो आज हम हैं वो एकदम से इस अर्थ पे नहीं आए, हम इवॉल्व होते होते एप लाइक क्रिएचर से इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस वक्त की वो जो थ्योरी थी, वो जो किताब थी, वो सारे लोगों को फैसिनेट कर रही थी और सारे लोग चार्ल्स डार्विन के पीछे पड़े हुए थे कि ये बताओ कि एप से हम ह्यूमन कैसे बने, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमने ये इन्फॉर्मेशन पास की और बदलते बदलते फिर हम एप से ह्यूमन बन गए। लेकिन चार्ल्स डार्विन को इस मैकेनिज्म का पता नहीं था। तो चार्ल्स डार्विन ने बोला कि ये मुझे पता नहीं है। एट वन कॉर्नर ऑफ अर्थ चार्ल्स डार्विन से लोग पूछ रहे थे कि वो मैकेनिज्म बताओ। एट अनदर कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड मेंडल ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को फैक्टर ट्रांसफर करते हैं, उस फैक्टर्स पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो किसी ने मेंडल की बात सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मेंडल वॉज नॉट कंसिडर एज साइंटिस्ट, ही वॉज कंसिडर एज मॉन्क, और उस मॉन्क की बात कौन सुनेगा। तो फिर इसी डिप्रेशन में या तो फिर इसी हालात में कंटिन्यू करते हुए इन 1884 मेंडल डाइड और उसका सारा वर्क जो था वो अननोन रह गया। ओके, ये वर्क अभी भी अननोन रहता अगर इन 1900 मरने के 16 साल बाद इन 1900 देयर वर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हु डिफरेंटली रीडिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडल। एक थे हुगो डी वैरिस, ये हॉलैंड से थे। हुगो डी वैरिस, इन्होंने हॉलैंड से में इनका वर्क रीडिस्कवर किया। फिर दूसरे थे कोरेंस जर्मनी से थे। तीसरे थे थ्रेचमार्क, ओके। इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया। उसमें से 2 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक थे हुगो डी वैरिस जिन्होंने मेंडल का वर्क रीपब्लिश किया। सो रीपब्लिश कब किया इन्होंने मेंडल का वर्क? सो लेट मी राइट डाउन हियर, इन द ईयर 1901 में मेंडल का वर्क रिपब्लिश हुआ। ओके, और किसने किया था? हुगो डी वैरिस ने किया था। और कौन सी मैगजीन में किया था? तो फ्लोरा नाम की मैगजीन थी। ये उस टाइम की बहुत फेमस मैगजीन थी, इसलिए मेंडल का वर्क बहुत लोगों के पास पहुंच गया। और इसी सेम टाइम फ्रेम में इन 1901 हुगो डी वैरिस ने एक थ्योरी भी दी थी जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो बाद में जाके फेल हो गई, लेकिन फिर भी ये म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम अभी भी पढ़ते हैं। क्लियर? और कोरेंस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के पोस्टुलेट्स के ऊपर से जो भी चीज़ें मेंडल ने बताई थी उसके ऊपर से लॉज को फॉर्म किया, जो भी हम आज मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं।
सो मेंडल लॉज बनाने वाला साइंटिस्ट जो था वो कोरेंस था। मेंडल क्योंकि कोई लॉ नहीं बना के गया था, मेंडल ने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे और उस ऑब्जर्वेशन से लॉज बनाने का जो काम किया था वो कोरेंस ने किया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है दो। उसके बाद इन 1902 there were two separate scientists. One was Walter Sutton और सेकंड इज बोवेरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी थी और थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर बोला था, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास कौन जाता है, फैक्टर, उसी चीज को वॉल्टर सुटॉन और बोवेरी ने बोला था क्रोमोसोम। जीन्स गमीट्स नहीं, गमीट्स के अंदर क्रोमोसोम है ये तब तक पता चल गया था। वॉल्टर सुटॉन और बोवेरी ने ग्रास हॉपर्स के ऊपर स्टडी की थी और उनको उनके गमीट्स में पेयर्ड क्रोमोसोम दिखे थे। उस पेयर्ड क्रोमोसोम से उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं क्रोमोसोम, और इसीलिए उन्होंने थ्योरी को नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आर यू क्लियर फॉर दिस थिंग? उसके बाद की जो एंट्री आती है दैट इज इन 1906। 1906 में बेटसन जो साइंटिस्ट थे, उस बेटसन साइंटिस्ट ने ये टर्मिनोलॉजी दी थी जेनेटिक्स। सो इन द ईयर 1906 बेटसन introduce a term genetics, and in 1906 there was another scientist Johansen जिन्होंने जीन्स ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी। सो ही इंट्रोड्यूस अ टर्म जीन्स। क्लियर फॉर दिस थिंग? नाउ इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1902 के बाद दो स्ट्रीम्स बन गए जेनेटिक्स में। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट। वन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट got engaged in finding the chemical nature of genes. So there is one group of scientists ये केमिकल नेचर ऑफ जीन्स के बारे में जानना इन्होंने चालू किया। केमिकल नेचर ऑफ जीन्स, एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, other group of scientists got engaged in finding the mechanism of transfer. एक ग्रुप ऐसा था जिसने इसमें अपना वक्त गमाया कि केमिकल नेचर क्या है जीन्स का, वो जो चीज़ है जो ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको मेंडल ने फैक्टर बोला, फिर सुटॉन और बोवेरी ने उसको क्रोमोसोम बोला। लेकिन क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम, ये फाइंड आउट करने में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंगेज हो गए। और सेकंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इसमें एंगेज हो गए कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे एक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, लेकिन जाते जाते वो मॉडिफाई हो जाती है। ये मैकेनिज्म कैसे बन के आता है, उभर के आता है, ये जानने के लिए एक अलग ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट काम करने लगे। हमारे 10th स्टैंडर्ड की कोर्स में ये वाला पोर्शन हमको नहीं पढ़ना है, ये हमको 12th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ना है। अभी यहाँ पे हमको ये वाली चीज़ें पता है कि भाई केमिकल नेचर कैसे पता चला। तो केमिकल नेचर पता करने के लिए 1928 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट किया था एफ ग्रिफिथ ने। ओके, ग्रिफिथ ने ये ढूंढने में बहुत मदद की थी कि जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो प्रोटीन हो सकता है, या तो फिर लिपिड्स हो सकते हैं, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या तो फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। लेकिन किसी भी ठोस कंक्लूजन पे ग्रिफिथ नहीं पहुंचा था।
ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए 3 अलग साइंटिस्ट थे इन द ईयर 1944। उनके नाम थे अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन तीनों ने ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया बाय यूजिंग टेस्ट ट्यूब असे। दे कंक्लूडेड they have not used any animal. Griffith has used mice as a experimental material. लेकिन इन्होंने टेस्ट ट्यूब ऐसे से ये कंक्लूड किया कि डीएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड इज अ मटेरियल विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? सो बाय यूजिंग टेस्ट ट्यूब ऐसे दे हैव कंक्लूडेड दैट न्यूक्लिक एसिड इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन इसका जो प्रूफ आया था वो प्रूफ आया था इन द ईयर 1952 में। 2 साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज। इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करके दे हैव गिवन अ डेफिनेटिव प्रूफ कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जाती है वो डीएनए ही लेके जाता है। ये प्रूव करने वाले साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेज। इसके बाद जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत सी तरक्की हुई और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ उभर के आई वो थी इन द ईयर 1956। 1956 में क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। According to the central dogma of protein synthesis, in our nucleus we are having chromosome and that chromosomes are made up of DNA. इस DNA के ऊपर इंफॉर्मेशन है कि how to synthesize a particular protein. DNA के ऊपर हमेशा एक ही इंफॉर्मेशन रहती है कि प्रोटीन कैसे बनता है। Okay, there is only one information which carried by DNA is to how to synthesize a particular protein. ध्यान में रखना ये चीज़, डीएनए के ऊपर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के ऊपर यही इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसे बनता है। सो ये डीएनए का बनता है एमआरएनए और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए इज कॉपीड ऑन एमआरएनए और एमआरएनए का फिर होता है ट्रांसलेशन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोटीन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो डीएनए का एमआरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू प्रोटीन। दिस होल सिनेरियो इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रपोज्ड बाय क्रिक इन द ईयर 1956। क्लियर फॉर दिस थिंग? और उसके बाद में जो हमारे बुक में लास्ट एंट्री है वो है इन द ईयर 1961। 1961 में जोकोफ एंड मोनाड ये 2 साइंटिस्ट थे हु प्रपोज द मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनके बारे में हम फिर से जानेंगे जब हम ये प्रोसेस चालू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की। देन एट दैट टाइम विल स्पीक अबाउट देम इन डिटेल। अभी के लिए ये जो पहले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है ये हमने कवर कर ली। सो इन योर फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज गिवन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। आप इस लेक्चर को एक बार देखिए, धीरे धीरे देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन रट्टा मार के रखने वाली इंफॉर्मेशन है। अगर आपको फ्यूचर में जाके बायोलॉजी के साथ जुड़ना है तो ये इंफॉर्मेशन हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो अच्छी बात ये है कि हम अभी से इसको रट लें।
क्लियर फॉर दिस थिंग। आई होप कि आपको अभी रिवीजन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ये लेक्चर आप बार बार देखिए सो दैट यू कैन रिवाइज दिस थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक यू।